नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने मधु कांकरिया जी द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ के विस्तार का कुछ भाग पढ़ा था, समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको दोबारा से अच्छे से समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम आगे के भाग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सब ध्यान से समझें। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखिका और उसके साथी वहां लाइंग में रात बिताते हैं और सुबह होते ही लेखिका बाहर घूमने के लिए निकलती है और इस उम्मीद से निकलती है कि उसे बर्फ मिलेगी, लेकिन कहीं भी बर्फ का एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। एक नवयुवक, वहीं सिक्किम का एक नवयुवक लेखिका को मिलता है और वह बताता है कि मैडम, यहाँ अप्रैल के महीने में बर्फ का एक कतरा भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप कटाव जाइए। लेखिका उम्मीद, जोश, उत्साह से वहां लायुंग से निकलते हैं। यानी लायुंग से जो कटाव था वह लायुंग से भी 500 फीट ऊंचाई पर था, तो वहां के लिए निकलते हैं इस उम्मीद से कि वहां जाऊंगी तो बर्फ मिलेगी। रास्ता बहुत ही खतरनाक था और ऊपर से धुंध और बारिश हो रही थी। जितेन अंदाजे से, अनुमान से अपनी गाड़ी चला रहा था, क्योंकि हर पेड़, आकाश, घाटियां, पहाड़ सब पर बादल की परतें ढक गई थी। यानी सब बादल में हो रहा था। जीप जो थी वह उन बादलों से ही, या ये कहें कि बादलों को चीर करके अपना सफर कर रही थी। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था। आगे देखें। खतरनाक रास्तों के एहसास ने कहा कि रास्ते इतने खतरनाक थे कि उनका एहसास करके, या उनके एहसास ने हमें मौन कर दिया था, चुप कर दिया था। और उस पर बारिश, और ऊपर से क्या हो रही थी? बारिश। एक चूक और सब खल्लास। अगर एक गलती हो जाए छोटी सी, तो उस छोटी सी गलती से ही सब कुछ खत्म हो जाना था। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। कहा कि हमने अपनी सांस को बिल्कुल रोक लिया था और उन खतरनाक रास्तों से सफर करती हुई जीप को हम मौन होकर के चुपचाप देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। कहा कि जीप में केवल हमारी सांस ही सुनाई दे रही थी और किसी प्रकार की कोई भी आसपास हलचल नहीं थी। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, और फिर हमने देखा कि बड़े बड़े शब्दों में एक चेतावनी लिखी हुई है। तो क्या लिखा हुआ था? इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। पहले क्या चेतावनी लिखी थी? अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड कम रखें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। का दुर्घटना से देर भली, का अगर देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर जल्दी करेंगे और कोई दुर्घटना घट गई तो वो तो और भी ज्यादा बुरी बात है। इसी तरह से अगर सावधानी रखेंगे तो सावधानी से हम मौत का भी मुकाबला कर सकते, मौत को भी टाल सकते हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। जब आधा रास्ता हमने सफर कर लिया उस कटाव का, तो उस आधे रास्ते के बाद धुंध कुछ कम हुई। साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। यानी कुछ प्रकृति में हलचल मची। ठीक है, जीवन की हलचल शुरू हो गई। पक्षी चहचहाने की आवाज आने लगी। लोग भी अपने कामों के लिए इधर उधर निकलने लगे। पास में जो पर्वत थे, नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कहा कि जो नार्गे था, जितेन नार्गे, वो उत्साह से भर के, खुशी से भरकर कहने लगा कि कटाव जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। कहा कि मेरी जो सहेली थी वो 50 वर्षीय है मणि, वो पहले ही स्विट्जरलैंड घुमाई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद
किया, यानी तुरंत जवाब दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। कहा कि ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है और स्विट्जरलैंड भी न तो इतनी ऊंचाई पर है और नहीं इतना सुंदर है, ये तो उससे ज्यादा ऊंचाई पर भी है और उससे ज्यादा सुंदर भी है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे, आधे हरे दिखाई दे रहे थे और आधे काले। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। आधे हरे काले दिख रहे थे, क्यों दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पर पाउडर छिड़क दिया हो और कुछ पाउडर धूप में उड़ गया हो और कुछ वहां शेष रह गया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो, ऐसे लग रहा था। नार्गे ने उत्तेजित होकर के कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ, क्योंकि वहां बर्फ गिरी हुई थी। तो जितेन ने उत्तेजित होकर के कहा, जोश में कहा कि देखिए ये बर्फ लगता है रात में ही गिरी है, बिल्कुल ताजा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ, जैसे साबुन का झाग होता है, ठीक उसी तरह से सब और चारों तरफ बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मुंडकी मतलब सिर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़, क्योंकि सभी पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी, इसलिए चांदी की तरह कौंध मार रहे थे, सभी पहाड़ चमक रहे थे। कौंध मारना होता है चमकना। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, खुश हो गया, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, यानी मचल गया, खुश हो गया। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ, जैसे कोई चमत्कार हो गया, कोई जादू हो गया हो या किसी ने कोई जादू कर दिया हो, इस तरह से चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन मैंने छोटी छोटी पतली पतली मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंदे मलाई सताउच, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी, यानी इतना सौंदर्य बढ़ गया। उस बर्फ की गिरने से पहले भी गिरी हुई थी और फिर भी छोटी छोटी टुकड़ों में बर्फ गिरने लगी तो और सुंदरता बढ़ गई। तो कहा कि वो जो सुंदरता थी वो जितेन नार्गे को और उत्साहित करने लगी, उस पर और थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। कहा कि प्रेम से भरकर वह झूम झूम कर यानी मस्त होकर के गाने लगा था। कौन? जितेन। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहां बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी थी कि घुटनों तक आ गई थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को, यानी हर लम्हे की झलक को, रंगत होती है झलक, यानी जो पल पल में जो नजारा बदल रहा था उस नजारे की झलक को कैमरे में कैद करने में लगे थे, यानी उन सब का फोटो खींच रहे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, मेरे पांव झनझना रहे थे। एक तो इतनी ऊंचाई पर चढ़े तो थकावट भी थी, इस कारण से वो झनझना रहे थे। पर मन वृंदावन हो रहा था, लेकिन मन वृंदावन हो रहा था कहने का मतलब मन में ऐसे कर रहा था जैसे मैं भी नाच लूं गा लूं। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। जिस तरह से वृंदावन को देवभूमि कहा जाता है, इसी तरह से मेरा भी मन वृंदावन की तरह हो गया था, देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को, जन्नत क्या होता है? स्वर्ग। इस बर्फीली जन्नत को, इस बर्फीली सुंदरता को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर
पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, यानी जो बर्फ पर चलने के लिए अलग प्रकार के जूते होते हैं वो लंबे जूते मेरे पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। क्योंकि मैंने सोचा कि किराए पर ले लूंगी, लेकिन कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी पर्यटक स्थल नहीं था। जहां पर्यटक स्थल होता है वहां पर तो आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर्यटक स्थल न होने के कारण, टूरिस्ट स्पॉट न होने के कारण कोई दुकान नहीं थी, तो इसलिए किराए पर वहां से जूते नहीं मिल सकते थे। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। झांगू में बहुत सारी दुकानें देखी होंगी, कहा कि वहां की तरह बहुत सारी दुकान तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय कहा कि जो लोग फोटो पे फोटो, फोटो पर फोटो खिंचवाते जा रहे थे, कहा कि मैंने उसकी बजाय उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। कहा कि मैं उस फोटो खिंचवाने की बजाय उस नजारे को, उस सुंदरता को अपने अंदर भर रही थी, यानी उसका नजारा, उसकी मस्ती ले रही थी, उसका आनंद ले रही थी सुंदरता का, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। महानगर के डार्क रूम में इसको दोबारा से, यानी बार बार देख सकूं, रिपीट कर सकूं इसको। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। जो ये बर्फीले, बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां थी, ये मुझे आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। कहने का मतलब है उस ईश्वर से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की हो। कहा कि हो सकता है हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेदों की रचना की हो वह इसी प्रकार के सौंदर्य में रह करके की हो। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिने का महामंत्र पाया होगा। कहा कि इसी प्रकार की सुंदरता में निवास करते हुए, रहते हुए, यहाँ मौज मस्ती करते हुए उन्होंने वेदों को लिखा होगा और सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी सुखी हो, ये जो महामंत्र है इसको पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य है। कहा कि संपूर्णता की चरम सीमा थी वह सौंदर्य, संपूर्णता की चरम सीमा वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले। कहा उस सौंदर्य को अगर बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए, यानी कुछ पल के लिए ही सही, करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कहा कि वह भी करुणा से, दया से भर जाए। करुणा का अवतार जो बुद्ध था, गौतम बुद्ध, वो बन जाए। यानी कि अगर बड़े से बड़ा अपराधी भी इस सुंदरता को देख ले तो वह भी गौतम बुद्ध की तरह करुणा का अवतार बन जाए, यानी उसके अंदर भी करुणा जग जाए, दया जग जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। लेखिका बताते कि तभी मेरे दिमाग में एक बात आई अचानक, कौंधी, यानी एक बात अचानक आई। क्या बात? कि मिल्टन एक कवि थे, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन, ईव कौन थी? मानव जाति के पूर्वज आदम की पत्नी का नाम था ईव। कहा कि उस ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि अगर उस ईव की सुंदरता को शैतान भी देख लेता था, राक्षस भी देख लेता था, तो वह भी ठगा सा रह जाता था, यानी हैरान रह जाता था, आश्चर्यचकित हो जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। और जो एक राक्षस की वृत्ति होती है, आदत होती है दूसरों का बुरा करना, तो उस दूसरों का अशुभ करने की, दूसरों का बुरा करने की उस आदत को वह भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, किसने? लेखिका ने। क्या पूछा? क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? कहा कि मिल्टन ने जिस कविता में ईव, आदम की पत्नी ईव की सुंदरता का उल्लेख किया है, क्या वह कविता उसने पढ़ी है? यानी मणि ने पढ़ी है। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी।
जिस समय लेखिका ने मणि से ये प्रश्न किया, क्या आपने मिल्टन की उस कविता को पढ़ा है जिसमें आदम की पत्नी ईव की सुंदरता का वर्णन है? तो उस समय वह जो मणि थी वो किसी दूसरे ही सवाल में बिजी थी, व्यस्त थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, जिस तरह से दार्शनिक किसको बोलते हैं? फिलोसोफर को ही, अंग्रेजी में समझ जाएंगे आप कहते ही। दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं, ये हिम शिखर, ये बर्फीली चोटियां क्या हैं? जल स्तंभ हैं। किसके? पूरी एशिया के। कहा कि पूरी एशिया के जल स्तंभ हैं ये बर्फीली चोटियां। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से, किस अद्भुत, किस अद्वितीय ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। क्या करती है? सर्दियों में तो बर्फ के रूप में जल का संचय कर लेती है, जल संग्रह कर लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, यानी लोग पानी के लिए तरसते हैं, तब ये ही बर्फ शिलाएं, ये ही बर्फीली चोटियां पिघल पिघल करके जल की धारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं, यानी हमारी प्यास बुझाती है। यही बर्फीली चोटियां गर्मियों में जलधारा बन करके हमारी प्यास बुझाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। कहा कि जल को इकट्ठा करने का कितना अद्भुत प्रबंध है, कितनी अद्भुत, कितनी विचित्र व्यवस्था है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। लेखिका की सहेली मणि ने पराजित सी होकर के, पीड़ित सी होकर के शीश झुकाया, जाने कितना ऋण है हम पर। क्या कहा शीश झुकाकर? कि हम पर पता नहीं कितना कर्ज है इन नदियों का और इन बर्फीली चोटियों का। यानी इन बर्फीली चोटियों ने और इन नदियों ने हमें पता नहीं कितना दिया है। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। लेखिका कहते हैं कि सपना सा जगाने वाले उन लम्हों में, उन पलों में मैंने सोचा कि संसार कितना सुंदर है। पर लेकिन तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। लेकिन तभी जब मैं ये सोच रही थी सपना जगाने वाले उन लम्हों में कि संसार कितना सुंदर है, तभी उदासी की एक पतली सी परत मुझ पर छा गई, यानी मैं थोड़ी सी उदास हो गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। क्यों उदास हो गई? क्योंकि मुझे उन पत्थरों को तोड़ती हुई उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, जो कि पत्थरों पर बैठ करके वहां पत्थर तोड़ रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। कहा कि आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ, यानी आत्मा की अनेक परतों को प्रकट करता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा सा और आगे बढ़ा कि तभी मैंने क्या देखा? तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। तभी मैंने एक दो फौजी टुकड़ियां देखी। ध्यान आया, जैसे ही मैंने फौजी टुकड़ियों को देखा, फौजी छावनियां देखी एक दो, तभी मुझे ख्याल आया, ध्यान आया कि यहां तो बॉर्डर एरिया है, यानी सीमा है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है, वहां से थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, एक फौजी से कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, कहा कि इतनी ये जो कंपकपाती हुई ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, इस ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। कहा कि इतनी कंपकपाती ठंड के अंदर आपको कुछ तकलीफ होती होगी, पीड़ा होती होगी, क्योंकि उस समय तापमान कितना था? -15 डिग्री सेल्सियस। वह हंस दिया। जब मैंने ये बात पूछी उस फौजी से, तो फौजी जो था हंसने लगा। कैसी हंसी हंसने लगा? एक उदास हंसी, एक उदास हंसी हंसने लगा। और क्या कहा? कहने लगा, आप चैन की नींद सो सकें। कहा कि आप आराम से
नींद निकाल सकें, सो सकें, इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। इसलिए तो हम यहां पर पहरा दे रहे हैं कि आपकी नींद में किसी प्रकार की खलल, किसी प्रकार की बाधा न आए। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपने दोबारा से फिर जितना ये पढ़ा दिया है इसको पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।